ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम ऑफ ट्रांसफर, है ना। ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि अगर हम लेट्स से कि कोई भी गुड्स है ना, वो अगर किसी भी टाइम पे डिस्ट्रॉय होता है तो वो डिस्ट्रक्शन का लॉस कौन बेयर करेगा? वो जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि उस टाइम पे गुड्स का ओनर कौन है। ओके, और दूसरा, अगर वो गुड्स इंश्योर्ड है, लेट्स से कि हमने ट्रांजिट इंश्योरेंस लिया है, गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजने के लिए वी हैव टेकन अ ट्रांजिट इंश्योरेंस, तो उस इंश्योरेंस का क्लेम कौन कर सकता है? क्योंकि रूल क्या है, व्हाट इज द रूल? द ओनर कैन क्लेम द इंश्योरेंस। ओके, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ओनर कौन है। तो उसके लिए ये जानना पड़ेगा कि ओनरशिप चेंज कब हुआ। इज इट ओके? व्हाट इज द टाइम ऑफ ट्रांसफर? इज इट ओके? वो यहाँ पे फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ है कि डैमेजेस कौन बेयर करेगा, और अगर गुड्स का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो हु विल बी एलिजिबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस। एम आई क्लियर? दैट इज वाई वी नीड टू नो द टाइम ऑफ ट्रांसफर। चलो, नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। विच काइंड ऑफ ओनरशिप? जनरल ओनरशिप, है ना। दो तरह के ओनरशिप होते हैं, मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि याद रहे। ओके, passing of property constitutes the most important element and factor to decide, just a minute, the legal rights and liabilities of the seller and the buyer. Is it okay? हमें क्या जानना पड़ेगा? Who is the owner of goods at a given time? ओके, तो यही लिखा हुआ है कि अगर ओनरशिप पास ऑन हो चुका है तो बायर विल बेयर द रिस्क, एंड ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है तो सेलर विल बेयर द रिस्क। ओके, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी गिवन टाइम पे गुड्स का ओनर कौन है। ओके, रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें दो बेसिक फैक्टर्स को देखा जाता है ना। एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स का ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं हो सकता है जब तक गुड्स आइडेंटिफाइड न हो। तो हमने जब ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था तो एट द वेरी फर्स्ट पेज गुड्स का डेफिनेशन लिखा हुआ था, और फिर उसका क्लासिफिकेशन था, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग का टाइप था असर्टेन्ड, अनअसर्टेन्ड, स्पेसिफिक, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा असर्टेन्ड में? when we say that the goods are ascertained goods, we have to identify and keep it aside। बोला था मैंने, the goods are to be identified and kept aside। am I clear? तो अगर गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर करना है, द फर्स्ट पॉइंट दैट वी नीड इज द गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड। वो पढ़ाते वक्त मैंने ऐसा समझाया था कि अगर आप किसी बड़े गोडाउन में गुड्स खरीदने जाते हैं, कोई स्टोर में जाते हैं और वहां पे काफी सारा गुड्स का क्वांटिटी पड़ा हुआ है, तो व्हाट वी यूज टू डू इन आवर शॉप कि हम इंक लेके उसको मार्क करते थे, है ना। याद आ गए? तो वो मार्क कर दिया मतलब क्या हो गया? द गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड केप्ट असाइड। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आप कहीं कहीं पे जहां पे भी कपड़े खरीदने जाते हो किसी पर्टिकुलर शॉप पे, तो वहां पे कई सारी बार वो पार्सल आए हुए होते हैं, वो पार्सल के ऊपर उसका मार्किंग किया होता है दैट दिस पार्सल बिलोंग्स टू हुम, है ना। तो उसको भी क्या है, दैट आर आइडेंटिफिकेशन, क्या है वो उसका, हमें पता चलेगा कि हम कौन सा गुड्स बेच रहे हैं। एम आई क्लियर? So the first point that is required is the goods must be identified। ओनरशिप ट्रांसफर करना हो तो गुड्स का क्या होना जरूरी है? आइडेंटिफाइड। एम आई क्लियर? जब तक वो आइडेंटिफाइड नहीं होंगे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ओके, तो ऐसा सेंटेंस कहा जाता है दैट गुड्स आर ट्रांसफर्ड एट द टाइम when the parties intend to, क्या बोलेंगे? goods are transferred, or we can say ownership is transferred at the time when the
पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड टू, मतलब जब उनका मन करेगा तब। तो उनका मन जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा? तीन चीजें: टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि हमने एज अ बायर एंड सेलर एक दूसरे के साथ जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उसमें क्या शर्त रखी होगी, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस। नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? बिहेवियर, हाउ वन बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एंड द थर्ड इज सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, है ना। होपफुली आप, है ना, लिखते रहना, जितना लिखोगे उतना बेनिफिट रहेगा। ओके, वापस से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और वी कैन से ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, वो डिसाइड करने के लिए कौन से दो फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं? तो बोलेंगे identification of goods and intention of the party. Unless the goods are identified, the ownership cannot be transferred. Number two, intention. Sentence क्या बोलेंगे? The ownership of goods is transferred when the parties intend to. Intention कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या जानना पड़ेगा? Terms of the contract, conduct of the parties and circumstances of the case. ओके, आई होप समझ में आ रहा है। ये थोड़ा पढ़ाया था इसीलिए थोड़ा मैं स्पीड में जा रहा हूँ, है ना, ताकि आगे कुछ हम लोग, है ना, कंटिन्यू कर सके। ओके, तो पॉइंट नंबर ए है, मतलब ये काफी बड़ा पॉइंट है ना, इसके अंदर काफी सब टॉपिक्स हैं। तो स्पेसिफिक गुड्स प्रॉपर्टी passes when intended to pass। पर देखो, इंटेंशन तो बाद में आता है, पहले क्या होना चाहिए? गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड, हुआ ना, ascertained होना चाहिए। So when there is a contract for the sale of specific or ascertained goods, the property in them, property का मतलब again ownership is transferred when, at the time as the parties to the contract intend it to be transferred। ओके, इंटेंशन जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, conduct of the parties and circumstances of the case। नंबर वन, स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। एक सिंपल लाइन में समझेंगे, कोई भी गुड्स डिलीवरेबल स्टेट, स्टेट का मतलब होता है कंडीशन, सिचुएशन, स्थिति किसी भी चीज की। तो कोई भी गुड्स डिलीवरेबल, डिलीवर कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में कब आएगा, है ना? व्हेन, ध्यान रखना, द बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या बोलेंगे? when the buyer is bound to take the delivery of goods। इसका ये मतलब है कि बायर के पास गुड्स का डिलीवरी न लेने का कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। बायर के पास गुड्स का डिलीवरी न लेने का कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हमने जो कुछ भी करना था गुड्स के साथ, है ना, गुड्स को जिस किसी सिचुएशन में लाना था उस सिचुएशन में लाके रख दिया है। ओके, तो अब बायर उसको डिनाई नहीं कर सकता है। एम आई क्लियर? तो अगर गुड्स उस सिचुएशन में है तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। एम आई क्लियर? मान लो कि कोई, है ना, अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदने गया। ओके, तो क्या वहां पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि खिलौने को डिलीवरेबल कंडीशन में लाना पड़ेगा, कि वो एनीवे डिलीवरेबल कंडीशन में होता है? इट इज एनीवे इन अ डिलीवरेबल कंडीशन। तो सेलर बायर के बीच में बात होती है, प्राइस डिसाइड होता है, प्राइस फिक्स होता है। तो अब एज सच गुड्स के रिलेटेड बायर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप ये करके दो तो मैं ये लेट्स से टॉय खरीदूंगा, ऐसा नहीं है। द गुड्स आर एनी वे इन टू अ डिलीवरेबल कंडीशन। लेट्स से आप किसी प्रोविजन स्टोर पे गए और आपने वहां पे ब्रेड खरीदा, शैम्पू खरीदा या कुछ और खरीदा जिसको एज सच कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे शैम्पू को, है ना, अच्छे से पैक करके दो, मुझे गिफ्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, उससे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में या उसके यूज में कोई डिफरेंस आएगा? नो, वी आर नॉट मेकिंग एनी वैल्यू एडिशन। तो वो पैकेजिंग करने की वजह से आपका गुड्स का वैल्यू एडिशन बढ़ता है या उसका यूज करने का तरीका बदलता है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। वो जैसा यूज होने वाला है वैसा ही यूज होगा।
तो गुड्स कैसे हैं? ऑलरेडी इन अ डिलीवरेबल कंडीशन. तो एट दैट टाइम द बायर कैन नॉट डिनाई टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स. एम आई क्लियर? तो गुड्स आइडेंटिफाइड हो गए और कौन सी सिचुएशन में आ गए हैं? वो डिलीवरेबल है ना. एक्स गोज इन टू अ शॉप, बाइज अ टेलीविजन एंड आस्क द शॉपकीपर टू फॉर इट्स होम डिलीवरी. तो जो टेलीविजन होता है वो रेडी टू डिलीवर कंडीशन में होता है कि उसमें कुछ करना पड़ता है? नहीं, है ना. इट इज रेडी टू डिलीवर. तो जैसे ही बायर ने हाँ बोला और प्राइस पे किया या प्राइस पे करने का प्रॉमिस कर दिया, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. अब फॉर एग्जाम्पल सेलर ने बायर को कहा कि मैं कल आपके घर पे ये गुड्स डिलीवर कर दूंगा. बायर ने कहा ठीक है ना. मीनवाइल अभी जैसे बारिश हुई थी वैसे बारिश हो गई और वो फ्लड्स की वजह से वो टीवी डैमेज हो गया. हु विल बेयर द रिस्क? Whosoever is the owner of the goods at the time of loss. तो लॉस के टाइम पे ओनर कौन है? बायर है. भले वो गुड्स कहाँ पड़ा हुआ है? सेलर के पास पड़ा हुआ है. अब सेलर ने कोशिश किया होगा, है ना. ऐसा नहीं है कि गुड्स को जान, क्योंकि उसका अकेले का टीवी थोड़ी था उधर, है ना. जो नहीं बिके होंगे ऐसे भी बहुत सारे टीवी होंगे ना. पर जो बिका हुआ तो भी वहां पड़ा हुआ है. तो क्या हुआ? The goods are lost, not in a repairable condition, but the loss will be borne by the buyer because he was the owner of goods at the time. Am I clear? Sure. Okay. हम्म. सीलर की गलती की वजह से तो then buyer is not, है ना. वो देखना पड़ेगा who is at fault. वो आगे आएगा, आगे आएगा. When the delivery is delayed due to anybody's fault. अब मान लो कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेट्स से, तो कौन ओनर है? सेलर. पर डिलीवरी डिले हुआ बायर की गलती की वजह से, देन ऑल्सो बायर विल बेयर द लॉस. तो आगे आएगा रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी, है ना. पढ़ाया था ना थोड़ा बहुत ऑनलाइन में अगर ध्यान हो तो. चलो नंबर 2. हाँ वो तो सीधी बात है ना. सी, एक सिंपल एग्जांपल है कि हम ऐसा देखते हैं कि हमारे घर के आगे या आसपास में कई सारी बार एक का एक रोड बार बार बनता है हर साल, है ना. क्यों ऐसा? एक बार ऐसा रोड नहीं बन सकता है जो 5-10 साल चले. इतना तो टेक्नोलॉजी होगा ना हमारे पास. पर हमें क्या करना है? करप्शन करना है. हाँ. we- तो देट वाज अ करप्शन. उस टाइम पे नहीं पढ़ाने दिया या जो भी हरकतें की उसकी वजह से एक का एक काम रिपीट करना पड़ रहा है. हाँ. whosoever is done is was morally and mentally bankrupt. हाँ. लोग पैसे से इंसॉल्वेंट होते, वो दिमाग से इंसॉल्वेंट था. हाँ. एक कहावत है ना, आप दिमाग से पैदल हैं ऐसा. हम्म. मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे साथ, है ना, उलझा मत करो, नहीं सहन कर पाओगे, है ना. बेटर है. और मैं बार बार पॉइंट आउट करता रहूंगा ये वेन एवर आई गेट अ चांस. चलो नेक्स्ट पॉइंट. स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट. टू बी पुट मतलब अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है. वी हैव टू डू समथिंग टू पुट द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल कंडीशन. ओके. तो दो चीजें करनी पड़ेगी. गुड्स को डिलीवरेबल कंडीशन में लाना पड़ेगा, वन थिंग. दूसरा, बायर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. आपने गुड्स को डिलीवरेबल कंडीशन में ला दिया पर बायर को इन्फॉर्म नहीं किया तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा. दो चीजें इंपॉर्टेंट है. गुड्स आर टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल कंडीशन एंड द सेलर हैज टू इन्फॉर्म द बायर दैट द गुड्स आर इनटू अ डिलीवरेबल कंडीशन. कार का एग्जांपल दिया था पढ़ाते वक्त कि हम कार खरीदने गए और हमने बोला कि इसमें मुझे ये साउंड सिस्टम लगा के दो, इसमें वो जब हम रिवर्स करते हैं तो उसका कैमरा लगा के दो, है ना, कोटिंग करके दो और एक्सेसरीज लगा के दो. तो ये हमने सेलर को रिक्वेस्ट किया है. वंस इट इज डन,
and the seller has put the goods into a deliverable condition but he has not informed the buyer, तो नहीं चलेगा. That person has to inform the buyer. Let's say कि मैंने ये है ना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, और कार का नहीं, साइकिल का. हाँ, ओके, बताया था मैंने. नहीं नहीं, वो अलग चीज है. वो तो केस किया था, वो अलग बात है ना. साइकिल खरीदने गया था मैं कोविड के टाइम पे, है ना. तो जो साइकिल, मतलब नॉर्मली अब ऐसा होता है, अर्लियर इट यूज टू बी कि पूरा साइकिल रेडीमेड कंडीशन में आता था. अब है ना साइकिल कुरियर में भी आता है. हाँ, पर वो पूरा कैसा होता है, असेंबल्ड कंडीशन में होता है, तो उसको जोड़ना पड़ता है. अब लेट्स से कि मैं कहीं पे साइकिल खरीदने गया, मुझे कोई एक साइकिल डिस्प्ले में रखी हुई थी, पसंद आई, है ना, पर जो कलर था वो पसंद नहीं आया. तो मैंने कहा कि इसका कलर कोई दूसरा है तो बताओ. उन्होंने दो तीन ऑप्शन बताए और मैंने उसमें से एक कलर पसंद किया. तो उस कलर की बाइसिकल अभी रेडी नहीं है, तो मतलब सेलर हैज टू पुट द गुड्स इनटू अ डिलीवरेबल कंडीशन. क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा है ना असेंबल करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा. इतना इतने से काम चलेगा नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, सेलर हैज टू इन्फॉर्म मी, कॉल करना पड़ेगा और सम अदर वे कि आपका साइकिल रेडी है, यू मे टेक द डिलीवरी ऑफ दैट. समझ आया? ओके, चलो. आप खुद भी, मतलब आप कभी कोई चीज खरीदने जाते हैं तो ऐसा एक्सपीरियंस करो कि ये गुड्स इन अ डिलीवरेबल कंडीशन में है या टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल कंडीशन में. ओके, इसमें लैपटॉप का एग्जांपल दिया है कि आप कहीं पे लैपटॉप खरीदने जाते हैं और पर लैपटॉप में सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता है ना, वो बाद में करते हैं. क्योंकि उस डेट से उसका वर्जन डेट स्टार्ट होता है. तो आपने खरीदा पर अभी लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो वो कोई काम का नहीं है ना. अभी की दुनिया में बोले तो फोन है पर इंटरनेट रिचार्ज नहीं है, तो फोन का कोई मतलब नहीं है, और हम उसको उठाएंगे भी नहीं सर, अछूत समझेंगे उसको, है ना. सो दैट इज द थिंग. ओके, समझ आया? तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा और जो शोरूम ओनर है वो किसको इन्फॉर्म करेगा, बायर को, ओके, टू टेक द डिलीवरी. ओके, यस, ओएस इंस्टॉल हो गया है ऐसा. चलो तीसरा, स्पेसिफिक गुड्स आर इन विच सिचुएशन. है गुड्स कौन सी सिचुएशन में, पर सेलर को कुछ करना पड़ेगा टू डिसाइड व्हाट, असर्टेन द प्राइस. एग्जाम्पल समझोगे तो सीधा सीधा समझ में आएगा. लेट्स से इस क्लास में कारपेट बिछाना है ना, तो कारपेट तो डिलीवरेबल कंडीशन में आता है, लेके जाओ, है ना, और बिछा दो. पर कितना साइज है, फिर कहीं कहीं पे जॉइंट्स अगर मैच नहीं हो गए तो कुछ कट करके लगाना पड़ेगा. तो वी हैव टू डू समथिंग टू असर्टेन द प्राइस, मतलब हम उसको अप्रोक्सीमेट बताएंगे कि हमारा क्लास 20 बाय 30 का है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग कारपेट लेके आओ. फिर वहां वो, और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कारपेट आप खरीद के आ गए तो आप खुद बिछा सकते हो, है ना. उसका एक पर्टिकुलर एडेसिव होता है, ग्लू होता है, वो लगा के उसको चिपकाना पड़ेगा, है ना. तो क्या करना पड़ेगा, इट इज टू बी लेड. क्या करना पड़ेगा, बिछाना पड़ेगा और मेजर करना पड़ेगा. उसके बाद आप गिनोगे कि आपने यहाँ पे एक्चुअल में कितना कारपेट, है ना, बिछा है. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो टेबल वाला एरिया है इसके नीचे कारपेट नहीं रखना है, जरूरी नहीं है, तो मे भी उतना एरिया कट हो जाएगा. सो नो, तो इधर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा. सेलर हैज टू डू समथिंग टू असरटेन द प्राइस. तो जब तक वो ना हो तब तक डिलीवरी, सॉरी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं. मैंने इसका एक और एग्जांपल दिया था कि आप अपना ट्रक या टेम्पो लेके एपीएमसी, है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में गए और वहां पे आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए रखने वाले हो. तो आप अलग अलग 10 बायर से मिले और उनको सैंपल दिखाया और बोला कि अप्रोक्सीमेट इतना टन गुड्स है ना, क्योंकि वेट तो आपने भी नहीं किया है, बट गुड्स कैसे हैं, इन अ डिलीवरेबल कंडीशन, है ना. आप ले मान लो कि वहां पे मूंगफली लेके गए या कॉटन लेके गए या गेहूं लेके गए, है ना, आपने बैग में भर के रखा है उसको, पर
अभी तक क्या नहीं किया है? यू हैव नॉट डन द वेट मेजरमेंट, अभी तक किया नहीं है। तो सैंपल दिखा रहे हो, सैंपल किसी को पसंद आया, आपका प्राइस सेट हो गया और आपने बोला कि ठीक है ना, मैं आपको बेचने के लिए रेडी हूं, पर कब तक ये फाइनल नहीं होगा? जब तक उसका वेट ना हो और उसका प्राइस फाइनल ना हो जाए, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं। हाँ, ठीक है ना? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक चीज थी, वेरी फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे पढ़ाया था, कंसिडरेशन। क्या पढ़ाया था? तो बिना कंसिडरेशन के तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। समझ आया कनेक्शन कहाँ पे है? चलो नेक्स्ट, अनअसर्टेन गुड्स, है ना? तो अनअसर्टेन गुड्स के लिए एक लाइन में बोल सकते हैं कि अनअसर्टेन गुड्स जब तक असरटेन्ड नहीं होंगे तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। सिंपल है। ओके, लिखा है नो प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड अनलेस एंड अनटिल द गुड्स आर असर्टेन। ओके, उसके लिए रूल्स क्या है देखते हैं क्विकली। नंबर वन, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड अप्रोप्रिएशन। मैंने ये थोड़ा थोड़ा बताया था, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, यूज क्या होता है। यहाँ पे अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, पर ऐसा बोल सकते हैं इट इज केप्ट असाइड, ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज आई हैव अप्रोप्रिएटेड दिस अमाउंट एज जनरल रिजर्व। करते हैं ना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, प्रॉफिट में से इतना पैसा हमने इस रिजर्व के लिए रखा है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन का मतलब भी क्या हो सकता है, केप्ट असाइड। ओके, तो लिखा है ना अप्रोप्रिएशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग देम इन द परफॉर्मेंस ऑफ द। तो सिलेक्ट कर लिया मतलब उसको आइडेंटिफाइड एंड केप्ट असाइड हो गया ना, कि मुझे ये वाला चीज चाहिए। ओके, विथ द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ सेलर एंड बायर। एसेंशियल्स क्या है, द सेल इज ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड क्वालिटी स्टेटेड, स्टेटेड माने मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड गुड्स मस्ट बी इन अ डिलीवरेबल स्टेट। ओके, चलो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द गुड्स मस्ट बी अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब लिखो, नॉट टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। इसका मतलब क्या होता है, नॉट टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। ये राइट कौन अपने पास नहीं रखेगा, मतलब गुड्स को डिस्पोज ऑफ करने का राइट सेलर ने अपने पास नहीं रखा है। तो सेलर ने अपने पास राइट नहीं रखा है तो किसको दे दिया, बायर को दे दिया। तो इसी वजह से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। समझ में आ रहा है? तो दो तरह के अप्रोप्रिएशन होते हैं, वन इज अ कंडीशनल अप्रोप्रिएशन एंड द सेकेंड इज अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये कंडीशनल अप्रोप्रिएशन है, तो ये वर्ड नॉट है ना, वो निकल जाएगा यहां से और हो जाएगा टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। कंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रखना। ओके, और अनकंडीशनल का मतलब क्या है, राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास नहीं रखना। ध्यान रखना, कंडीशनल का मतलब क्या होता है, मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा है, रिजर्व किया है। और अनकंडीशनल का मतलब अपने पास नहीं रखा है। तो जब राइट ऑफ डिस्पोजल मैंने अपने पास रखा हो, ओके, किसी शर्त के आधार पर कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तब तक गुड्स के रिलेटेड, उसके डिस्पोजल से रिलेटेड राइट मेरा है। पर कंडीशन फुलफिल हो गई तो ध्यान रखना, मैंने एज अ सेलर क्या कहा है कि जब तक इस गुड्स के रिलेटेड ये गिवन कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो उसका राइट ऑफ डिस्पोजल, उसको बेचने का या उसके साथ क्या करना है वो डिसाइड करने का अधिकार मेरा है।
बट कंडीशनल फुलफिल हो गई तो इट इज ऑफ द बायर। ध्यान रखना, कंडीशनल अप्रोप्रिएशन है, इसका मतलब सेलर ने रखी हुई कंडीशन जब तक फुलफिल ना हो तब तक ओनरशिप सेलर का है। कंडीशन फुलफिल हो गई तो बायर का है। एम आई क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सेलर ने गुड्स ट्रांसपोर्ट पर्सन को दे दिया और उसको ऐसा कहा कि वहां जाके तुम बायर को गुड्स दिखाना, सैंपल दिखाना, उसको लगे कि हाँ, जैसा उसने बताया था, जैसा उसने मांगा था वैसा गुड्स है, तो पहले पैसे मांगना। अगर वो पैसे दे तो गुड्स अनलोड करना, अगर ना दे तो वापस लेके आना। तो सेलर ने क्या रखा है? कंडीशन। कंडीशन रखा है मतलब उसने उस गुड्स के साथ क्या करना है उसका अधिकार अभी भी अपने पास रखा है, सेलर के पास है, टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। एम आई क्लियर? तो उस केस में क्या होगा, अगर बायर पैसा देने से मना करे या ऐसा कहे कि कल ले लेना, आज नहीं पॉसिबल है, कल दे दूंगा, तो सेलर क्या कहेगा? आई विल नॉट ट्रांसफर दी ओनरशिप। जब तक मेरी बताई हुई कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। पर मान लो कि सेलर ने ट्रांसपोर्ट पर्सन को गुड्स देते वक्त ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो इसका मतलब है ये अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन है। कैसा है? सेलर ने अपने पास कोई राइट रखा नहीं है, तो ओनरशिप किसका हो गया? एम आई क्लियर? अनकंडीशनल का मतलब क्या? नॉट टू रिजर्व। कंडीशनल का मतलब टू रिजर्व। कंडीशनल में ओनरशिप तब तक सेलर का रहेगा जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो। अनकंडीशनल में एट ए टाइम गुड्स किसका हो जाएगा या ओनरशिप हो जाएगा बायर का। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कंडीशनल होना चाहिए कि अनकंडीशनल होना चाहिए? यस। एम आई क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। द अप्रोप्रिएशन मस्ट बी मेड बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर। एसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट, परमिशन। ओके। और बाय द बायर विद द असेंट ऑफ सेलर। बेसिकली इसमें म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। हमने आगे एक वर्ड पढ़ा था, देखो इसी पैम्पलेट में आगे वाले पेज पे लास्ट में लिखा हुआ है, ये देखो, है ना? म्यूचुअल, एक दूसरे का कंसेंट होना चाहिए। मिला? चलो। द असेंट दैट इज कंसेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कंसेंट कैसा होना चाहिए? या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड। एम आई क्लियर? तो एक्सप्रेस क्या होगा? स्पोकन और रिटर्न वर्ड्स। और इम्प्लाइड क्या होगा? कैसे पता चलेगा? कंडक्ट से, बिहेवियर से। ओके। एंड द कंसेंट मे बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर। मतलब हमने अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन किया उसके बाद कंसेंट दिया कि उसके पहले कंसेंट दिया, उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एम आई क्लियर? चलो, अनकंडीशनल सॉरी अनअसर्टेन गुड्स को पहले क्या करना पड़ेगा? असर्टेन करना पड़ेगा। किस सिचुएशन में लाना पड़ेगा? डिलीवरेबल। कैसा अप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा? अनकंडीशनल। ये जो अप्रोप्रिएशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? म्यूचुअल कंसेंट से। कंसेंट कैसा होना चाहिए? आइदर एक्सप्रेस और। एम आई क्लियर? ओके, समझ आया? चलो। डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कैरियर। ओके, दैट इज ट्रांसपोर्टर। किसको गुड्स दिया है? वी हैव गिवन द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर। कैरियर का मतलब ट्रांसपोर्टर। वेयर इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर delivers the goods to the buyer और टू अ कैरियर और अदर बेली। है ना? ये बेली क्या होता है वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। मे बी आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शायद थोड़ा बहुत बेलर बेली डिस्कस किया हो। ओके। और ये गुड्स किसको देना है? फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर। मैंने किसी ट्रांसपोर्ट ओनर को गुड्स दे दिया और ऐसा कहा कि ये गुड्स आपको यहाँ जाके डिलीवर करना है। इज इट ओके? एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। डज नॉट रिजर्व का मतलब क्या होगा? आगे पढ़ा था ना, नॉट टू रिजर्व मतलब क्या हो गया?
अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या होगा? ओनरशिप इज एट ए टाइम ट्रांसफर टू द बायर। अब जैसे ही सेलर ने, मान लो कि ट्रांसपोर्ट ओनर को गुड्स दिया और उसका जो ट्रांसपोर्ट रिसीट बनवाया वो बायर के नाम में बनवाया, किसके नाम में बनवाया? तो इसका मतलब उन्होंने गुड्स का अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन कर दिया। The receipt is in the name of buyer. It means the goods have been unconditionally appropriated. इसका मतलब क्या हो गया? ओनरशिप ट्रांसफर्ड कब? जब गुड्स किसको दे दिए गए हैं? ट्रांसपोर्टर और अदर बेली। अब अगर आगे कुछ भी होता है देन बायर विल बी एट अ लॉस। ये जानना बहुत जरूरी है। अभी कनेक्शन याद करो, टाइम ऑफ ट्रांसफर, है ना? गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर के प्लेस पे पहुंच गए, अब ट्रांसपोर्ट में फ्लड आ गया या किसी और वजह से, है ना? अभी जैसे आई थिंक बेंगलोर में या कहीं पे किसी एक इंसान ने ओला का शोरूम जला दिया, पता है वो? हाँ, क्योंकि ओला वाले उसको सर्विस नहीं दे रहे थे, तो ऐसा कुछ लॉस हुआ। इन दैट केस मान लो कि गुड्स आपका वहां पड़ा हुआ है, द गुड्स मे बी विथ एनीबडी, है ना, किसी के पास भी हो सकता है, पर ओनरशिप जिसका था ना उसका लॉस है। तो गुड्स ना तो सेलर के पास है ना ही बायर के पास है, कहीं बीच में है, ट्रांसपोर्ट पर्सन के पास है, पर हु विल बेयर द लॉस? whosoever इज द ओनर एट द टाइम ऑफ लॉस। यहाँ पे कौन ओनर है? बायर, क्योंकि हमने क्या कर दिया है? अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दे थोड़ा सा, कि ट्रांसपोर्ट पर्सन के पास से हमने जो वो चालान बनवाया ना वो हमने हमारे नाम का बनवाया है, एड्रेस उसका लिखा है पर नाम हमारा है उसको, तो वो कंडीशनल अप्रोप्रिएशन है। कैसा है? मतलब जब तक बायर वो कंडीशन फुलफिल न करे तब तक सेलर इज दी ओनर। तो रिस्क भी किसका होगा? अब अगर गुड्स को कुछ हुआ तो ओनर, दैट इज सेलर, विल बेयर द लॉस। माइनर डिफरेंस है ना बहुत। टाइम ऑफ ट्रांसफर जानना बहुत जरूरी है। इज इट ओके? है ना? एक जगह पे ऐसा, मतलब गांव में किसी ने बहुत मस्त घर बनाया था ऐसा, और बहुत सारे लोग उसके पास से वो घर मांगने आते थे कि भाई ये घर हमको दे दो, हम आपको मुंह मांगे कीमत देना चाहते हैं। तो वो बोलता है नहीं यार, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है ऐसा, वाई टू सेल इट? ओके। तो वो कभी किसी एक दिन बाहर गए होते हैं काम से, और वापस आते हैं तो देख रहे हैं कि मेरा मेरा घर जल रहा है ना, इट इज इन फायर कंप्लीटली। तो ही स्टार्ट्स क्राइंग लाइक एनीथिंग, कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, ऐसा है वैसा है। ओके। और आज उसका ये हाल हो गया, ऐसा है वैसा है। कुछ बहुत सारे लोग बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट एनीवे, है ना, वो पहले जैसा तो होगा नहीं। तो तब उसका सबसे बड़ा बेटा आता है और वो बोलता है पापा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले मैंने सुबह ही बेच दिया था ये। टाइम ऑफ ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, गुड्स हैव बीन और द प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड, ओनरशिप ट्रांसफर्ड। तो अभी किसी और का जल रहा है, अपना नहीं जल रहा है। है ना? समझ आ रहा है? दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, टाइम ऑफ ट्रांसफर समझ में आना चाहिए। अब मान लो कि उसका जो दूसरा बेटा है वो आके रोने लगता है कि घर जल रहा है, ऐसा है वैसा है, आप आपको कुछ चिंता नहीं है। तो वो उसको बताते हैं कि ये तो हमने बेच दिया था ना। बोले कहाँ बेचा है? मैं जाके मना बोल के आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम ऑफ ट्रांसफर, हु विल बेयर द लॉस। ओके। फिर से रोना चालू कर, है ना? कंटिन्यू। ओके। चलो एग्जाम्पल आपको पढ़ लेना है, मैंने एनीवे ऑनलाइन में डिस्कस किया हुआ है। ओके चलो, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस। है ना? सेल और रिटर्न का मतलब क्या होता है? किसी ने, है ना, गुड्स सेंड किया है, सेल नहीं किया है, ध्यान रखना। सेंट,
टू अनदर पर्सन, और ऐसा कहा है कि आपको ट्राई करना है कि ये गुड्स आगे बेचो, अगर आप ना बेच पाओ तो 2 महीने में वापस करना है। सेल और रिटर्न, वर्ड समझ में आ रहा है ना? आइदर सेल इट फर्दर और रिटर्न द सेम। हमने कितना टाइम स्पेसिफाई किया? 2 मंथ्स। तो अगर वो 2 महीने में गुड्स ना लौटाए तो वी विल अज्यूम दैट द गुड्स आर सोल्ड। या तो अगर वो 2 महीने के अंदर अंदर ऐसा कुछ करता है जिससे ऐसा पता चलता हो कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, फॉर एग्जाम्पल उसने उसको फर्दर सेल कर दिया हो, उसके ऊपर लोन ले लिया हो, उसको कंज्यूम कर लिया हो, तो इन ऑल केसेस क्या होगा? ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने क्या किया है, गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट किया मतलब सेल हो गया, सेल हुआ मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हुआ। लेट्स से कि टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, आपने उसको ऐसा कहा है कि आप बेचो, ना बिके तो वापस कर देना, पर कितने टाइम में वापस करना है वो बोला नहीं है, तो रीजनेबल टाइम में वापस करना पड़ेगा। व्हाट इज रीजनेबल टाइम विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस। समझ आया? श्योर है ना? पढ़ो फटाफट, यही लिखा हुआ है ना? बायर ने बिना किसी नोटिस के गुड्स अपने पास रखा टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी, इसका ऑटोमेटिक मीनिंग क्या है? दैट बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, है ना? एग्जाम्पल पढ़ो। हमने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, किस शर्त पे कि मुझे पसंद आएगा तो मैं परचेज करूँ, और 1 हफ्ते के बाद वो इन्फॉर्म करता है कि मुझे पसंद आ गया है, तो उसने सामने से बोला ना पसंद आ गया है, मतलब टू डू समथिंग विच हैज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टिंग द गुड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए ने बी को ज्वेलरी दिया ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस, और बी ने क्या कर दिया, उसको प्लेज कर दिया, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर, क्योंकि कोई इंसान कोई ज्वेलरी तब प्लेस करता है जब वो उसका ओनर होता है ना? अब ये चला गया गुड्स किसके पास? जूलर सी के पास, और ये गया सी के पास, ये गुड्स तो मेरा है, वापस करो, तो सी वापस नहीं करेगा, है ना? क्योंकि सी बोनाफाइड परचेजर है, ऐसा है, और बोलेगा ठीक है आपको ज्वेलरी वापस चाहिए, पैसा दे दो, है ना? फिर आप बी से जो भी करना है वो कर लेना। चलो, ए सेंड्स टू बी अ वाटर मोटर ऑन अप्रूवल और रिटर्न इन मार्च 2020, बी उसको वापस कर दे अगस्त में। अब देखो पीरियड कितना है, मार्च एंड, क्या उसने रीजनेबल टाइम में वापस किया है? नहीं ना, तो उसका मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट कर लिया, अब रिटर्न नहीं कर सकता। ओके, इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट, सॉरी बी इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट, ऐसा आएगा, है ना? ए मस्ट पे द प्राइस, सॉरी, हाँ, बराबर लिखा हुआ है, ए इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दिस। सही है, सही है। चलो एग्जाम्पल नेक्स्ट वाला, ए डिलीवर्ड हिज ज्वेलरी टू बी ऑन सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, मतलब अगर तुमको आगे बेचना है तो
कैश में ही बेचना, किसी को क्रेडिट पे नहीं देना। कंसाइनमेंट में होता है ना ऐसा। हाँ, डेल क्रेडर कमीशन वाला पढ़ा होगा आप लोगों ने। इट वॉज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट द ज्वेलरी शेल रिमेन इज प्रॉपर्टी until the price is paid. Before the payment of the price, be pledged the jewelry with C. It was held that at the time of pledge, the ownership was not, thus the pledge was not valid. और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? A could recover the jewelry from C. कंडीशनल अप्रोप्रिएशन था, कैसा था? है ना, कि आपको कैश में ही बेचना है, प्लेज नहीं करना है। मैंने आपको प्लेज करने का राइट नहीं दिया है। इज इट ओके? ये भी मैंने बता दिया था अभी। फर्नीचर बेचा है और ड्राइवर को क्या बोला है? नॉट टू डिलीवर द फर्नीचर अनटिल। ये भी कैसा अप्रोप्रिएशन होगा? कंडीशनल। मतलब हमने क्या किया है? टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। समझ आ रहा है? श्योर है ना? नेक्स्ट, रिस्क पाइमा फेसी पासेस विथ प्रॉपर्टी। आई थिंक, है ना, किसी को इसमें बहुत सारे डाउट थे, बार बार लिखे जा रहे थे, सर सेक्शन 26 नहीं समझ में आ रहा है ना? जिस किसी ने भी लिखा हो तो ध्यान देना अभी ऐसा, प्लीज बी केयरफुल। प्राइमा फेसी का मतलब होता है यूजुअली, नॉर्मली, ऑर्डिनरी। तो नॉर्मली क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर हुआ तो ओनरशिप के साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। पर ये नॉर्मली है। जब भी मैं ऐसा कहूं नॉर्मली तो उसका एक्सेप्शन होगा। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हुआ हो पर रिस्क ट्रांसफर ना हुआ हो, और कभी कभी रिस्क ट्रांसफर हुआ हो और ओनरशिप ना हुआ। एम आई क्लियर? तो 99% केसेस में ऐसा होगा कि ओनरशिप गया मतलब रिस्क भी गया। ओके, बट 1% केसेस एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। बड़े, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। मतलब अगर आपने अपने सेल ऑफ गुड्स के अग्रीमेंट में इसके अपोजिट कुछ न लिखा हो तो। अदरवाइज का मतलब होता है अपोजिट। अगर आपने, जो बायर और सेलर के बीच में अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें इस सेक्शन के अपोजिट कुछ न लिखा हो तो, है ना, तो आगे क्या होगा? द गुड्स विल रिमेन एट द सेलर्स रिस्क until the property is passed to the buyer. बट अगर प्रॉपर्टी पास ऑन हो चुका है देन द रिस्क विल बी ऑफ द बायर, वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट। ये नॉर्मल रूल है। क्या है? कि जब तक ओनरशिप न ट्रांसफर हो तब तक सेलर का रिस्क, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए तो बायर का रिस्क, चाहे डिलीवरी हुआ हो या। अब आप चाहो तो इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हो बाय स्पेसिफिकली मेंशनिंग इट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको सिर्फ गाइडलाइन दी हुई है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या नहीं लिख सकते हो, क्या नॉट, वो बाउंड्री दिया। उस बाउंड्री के अंदर है कि आप अपने एक दूसरे के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, उससे लॉ को कोई मतलब नहीं। तो आप इसको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसको बोला जाएगा अनलेस अदरवाइज अग्रीड। ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ में ये सारे वर्ड, है ना, जो भी किसी डेफिनेशन के बिगिनिंग में होता है वो काफी इंपॉर्टेंट। कभी कभी नॉट विथ सेंडिंग लिखा होता है, कभी कभी सब्जेक्ट टू लिखा होता है। तो नॉट विथ सेंडिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट अग्री इज द नहीं मीन? करना हो जो प्रीवियसली जैसे कुछ चीज से अग्री ना हो। क्या? जो कुछ भी लिखा है चाहे कुछ भी आ जाए। इसमें जो कुछ भी लिखा है। लिखा हो क्या? कैसे लिखा आपने? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग स्टेटेड इन सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 को छोड़ के। हाँ, बट बेसिकली मीनिंग क्या है इसका?
ऐसा लिखा हो, नॉट, हाँ, ओवरराइड, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट, मतलब बाकी सारे एक्ट में क्या लिखा है उससे हमको कोई मतलब, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। तो ये ओवर राइडिंग सेक्शन है, दिस विल बी एप्लीकेबल ओवर ऑल अदर सेक्शंस। तो लॉ वाले लिखते वक्त आप सोचो, 400 400 500 500 सेक्शन लिखते हैं, तो उनको कितना रेलेवेंस याद रखना पड़ता होगा कि मैं नॉट विथ सेंडिंग लिखूं या ना लिखूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड लिखने की वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। उसको मिसचीफ कहा जाता है लॉ में, उसको क्या कहा जाएगा, मिसचीफ है ना। चलो, हाउएवर द सेक्शन 26 also lays down an exception to the rule that risk follows ownership। ये नॉर्मल रूल है, दिस इज अ नॉर्मल रूल, पर उसके क्या है हमारे पास, एक्सेप्शंस भी हैं। मतलब अब क्या लिखा हुआ है, इफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बिन डिलेड बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ आइदर बायर और सेलर, तो जिसका फॉल्ट होगा उसका रिस्क होगा। लेट्स से फॉल्ट बायर का है, फॉल्ट किसका है, अभी तक बायर ओनर नहीं बना है, फिर भी उसका रिस्क है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, द ओनरशिप हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, तो ओनरशिप किसका है, सेलर का, पर फॉल्ट किसका था, तो रिस्क भी किसका होगा। मान लो कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, तो हु इज द ओनर, बायर, पर फॉल्ट किसका है, सेलर, देन हु विल बेयर द रिस्क, सेलर। मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट रिस्क मे नॉट फॉलो ओनरशिप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ओनरशिप जाएगा तो उसके पीछे पीछे रिस्क भी जाएगा, पर एक्सेप्शन क्या है, पहले भी जा सकता है और बाद में भी जा सकता है। ओके, दस इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बायर तभी रिस्क बेयर करेगा जब वो क्या है, ओनर है। हाउएवर द पार्टीज, को लिखा है ना, मे बाय स्पेशल अग्रीमेंट स्टिप्यूलेट, स्पेशल अग्रीमेंट माने अनलेस अदरवाइज अग्रीड, एक दूसरे के साथ वो अग्री कर सकते हैं किसी बात पे, दैट रिस्क विल पास सम टाइम आफ्टर और बिफोर, ओनरशिप से पहले या ओनरशिप के बाद, साथ साथ नहीं, आगे पीछे, है ना। चलो, तो बेसिक सेक्शन क्या है, प्राइमा फेसी पासेस विथ ओनरशिप, है ना। ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ऊपर जो लिखा था उसका रिपीटिशन है, कि इधर लिखा है ना, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। ओके, किसका रिस्क होगा, सेलर का, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना हुआ, और हो गया तो किसका रिस्क है ना। पर अगर अदरवाइज अग्री किया हो तो जिसका फॉल्ट होगा उसका रिस्क है ना। एग्जाम्पल देखो, है ना, पेंटिंग का ऑक्शन था, ऑक्शन में 3 बार, है ना, नॉक करते हैं, तीसरी बार नॉक करने में वो टेबल पे नॉक होने की जगह पेंटिंग पे नॉक हो गया, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। एम आई क्लियर, उसमें वो हैमर होता है ना, फॉल ऑफ हैमर, अब ऐसा नॉर्मली है कि आप हैमर यूज करोगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई लेट्स से स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको 3 बार ऐसा डेस्क पे लेट्स से वो करने के लिए हैमर चाहिए, हाथ से भी कर सकते हो, है ना। 1,01,000 1,02,000 1,03,000 हो गया, तो उसमें हैमर वाला लॉस नहीं आएगा ना, ऐसा ज्यादा से ज्यादा हाथ का नुकसान है, करोड़ों रुपए की पेंटिंग का नुकसान नहीं है ऐसा। इफ यू हैव सीन द ऑक्शंस ऑफ आईपीएल, तो वहां पे करते हैं, और वहां प्लेयर पे लगने का चांस नहीं है, तो टेंशन नहीं। प्लेयर वहां होते नहीं है नॉर्मली इसके लिए। हाँ, जो सेलर जो ऑप्शनल को देगा अपना गुड्स, हाँ, वो जो डैमेज हुआ है ऑप्शनल के पास है, वो डैमेज रिसीव कर सकता हाँ, कर सक नहीं, पर अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुआ होगा तो है, सेलर ही है ना अभी तो। सेलर ओनर है, हाँ, तो उसने, अगेन ये भी डिपेंड करता है, सेलर और ऑक्शनियर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उस बात पे कि आप मेरे आर्ट गैलरी में
अपना पेंटिंग का एग्जीबिशन कर रहे हो, तो लेट्स से कि मेरा एग्जीबिशन गैलरी है, मैं बहुत फेमस पेंटर्स को अपने वहां बुलाता हूँ और उनका एग्जीबिशन होता है, उनकी पेंटिंग सेल होगी तो मुझे कमीशन मिलेगा, उनको तो पेंटिंग का पैसा मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? पर उनकी पेंटिंग है 2 करोड़ रुपए की, मेरा कमीशन है 5 लाख रुपए का, तो उस 5 लाख के लिए मैं 2 करोड़ का रिस्क लूंगा? नहीं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी है, देखो, आर्ट की वैल्यू आर्टिस्ट ही जान सकता है। अब आप बोलोगे क्या है, अभी 4 कैनवास तो किया था, फिर से कर डालोगे सर, है ना? है ना? तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा, मैं अभी किसी एक आर्किटेक्ट की ऑफिस में गया था, तो उन्होंने स्क्रैप में से एक कोई आर्टवर्क बनाया था। अब वो आर्टवर्क वैसे देखने जाओ ना तो, मतलब उसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है ना, उसकी कीमत 25-50 हजार रुपये होगी, स्क्रैप से ही बना हुआ है। पर इफ यू सेल इट, इट विल गेट अराउंड 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए मिलेंगे उसके, उस आर्ट वर्क के। है ना? उन्होंने अभी, हम लोग झूमर लगाते हैं ना, पर उस शेप में उन्होंने कुछ और बनाया है। तो आर्टिस्ट लोगों का माइंड, सी वो लोग है ना, उनका माइंड बहुत ऐसा होता है ना, विविड माइंड होता है, उनका मन करेगा तो एक साथ 10-12-15 घंटे बैठ के कुछ अच्छा बना लेंगे। बट वो तब तक उस ट्यूनिंग में आना चाहिए ना। अब वो पेंटिंग जब बनना था वो बन गया, अब फिर से नहीं बन सकता ऐसा कैसे? है ना? वी कैन हैव अ कॉपी ऑफ मोनालिसा, बट नॉट द सेम। सी हाँ, और एक बात और है कि हमको पढ़ाया ही वो गया मोनालिसा, उससे कहीं ज्यादा अच्छी पेंटिंग हमारे इंडिया में बनती थी और बनती है इससे। हाँ, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स के बारे में सर्च करना है। ओके। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, लॉस हुआ पेंटिंग को, तो इट डिपेंड्स कि जो ओनर ऑफ द पेंटिंग है, दैट इज सेलर और ऑक्शनियर, उसके बीच में क्या टर्म्स हैं। इधर बहुत सारी आर्ट गैलरी है बड़ोड़ा में, देखा है आपने? इधर एक तो नियर बाय हारमोनी है ऐसा कोई। हाँ। आर्ट म्यूजियम। हाँ, यहाँ पे है, जेतलपुर रोड पे है, लोग अपना एग्जीबिशन करते हैं वहां पे। अब कोई कोई एक आर्टवर्क है वो काफी नॉर्मल है, जिसका 1000-1500 रुपये कीमत है वैसे देखने जाओ तो, और वो ऑक्शन ईयर से डैमेज हो गया। अब सेलर बोलते हैं 5 लाख का नुकसान करवा दिया मेरा, हु विल वैल्यू? उसका कोई मार्केट प्राइस होता है? नहीं होता है। हाँ, वो तो जैसे अभी ओलंपिक्स खत्म हुए, है ना, जो नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं और पैरा ओलंपिक्स होते हैं, और कई सारे लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिलने आए तो गिफ्ट लेके आते हैं बहुत सारे। है ना? तो एक बार वो जो नीरज चोपड़ा है, उन्होंने जेवलिन दिया था, भालो। हाँ, तो व्हाट डज द, अभी प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे उसका? हाँ, यू मे ही से इट अदरवाइज, पर वो तो स्पोर्ट्स उसका करने वाले नहीं है ना, उसका, उनको वो किसी काम में नहीं आने वाला, इट इज जस्ट अ कलेक्शन फॉर देम। तो वो क्या करते हैं, उनको पता है, जो भी लोग ये चीज गिफ्ट में देते हैं ना, उनको पता है कि ये चीज प्राइम मिनिस्टर के पास रहने वाला नहीं है, इसका ऑक्शन होता है। यस। और उनसे, उनको जो भी पैसा मिलता है वो नेशन के लिए वो डोनेट कर देते हैं। आज तक करोड़ों रुपए डोनेट किए उन्होंने, जेवलिन या जो भी उनको मिला है ना, वो हर चीज उन लोगों ने क्या कर दिया है, ऑक्शन किया और उसको। अब था किसका वो? नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा उससे खेला था, लेट्स से, बनाया तो किसी थर्ड, और जिसने बनाया था उसने ऐसे हजारों जेवलिन बनाए होंगे, नीरज चोपड़ा का हाथ लगने की वजह से वो जेवलिन स्पेशल हो जाएगा ऐसा तो नहीं। ऐसे जेवलिन तो बहुत मिलते हैं, पर हमें उस चीज के साथ अटैच्ड मेमोरी बहुत पसंद है, कि ये जो जेवलिन है वो गोल्ड मेडल लाने के लिए काम आया था, और वो फ्रॉम दैट मेकर टू नीरज चोपड़ा, फ्रॉम नीरज चोपड़ा टू प्राइम मिनिस्टर, एंड टू प्राइम, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू समबडी एल्स, किसी ने बाय कर लिया वो। है ना? नॉर्मली वो 80 हजार या 1 लाख का आता है नॉर्मली, मुझे उसका एग्जैक्ट प्राइस पता नहीं है, पर कोई उसको 10 लाख में भी खरीद सकता है, उसके लिए वो उसका वैल्यू है ना? किसी ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का पहना हुआ सूट 2 करोड़ में खरीदा था, उधर लिखा हुआ था नाम उसका,
नरेंद्र मोदी, ऐसा बहुत सालों पहले की बात है। एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, अभी एम्ब्रॉयडरी का खर्चा 200-500 रुपये हुआ होगा, 100 रुपये हुआ होगा। कितने में बिका वो सूट? 2 करोड़। हाँ, किसने उसको पहना है, या किसने उससे क्या अचीव किया है, उस वैल्यू एडिशन है। आर्ट वर्क का कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है, इट इज हाउ यू परसीव इट। ओके, चलो वापस आते हैं। द aforesaid rule is however subject to two qualifications. If the delivery, ये पढ़ लिया है हमने और anyway, is delayed by the fault of seller और buyer, तो जिसका डिफॉल्ट है उसका रिस्क है। ओके, एग्जाम्पल देखो फटाफट, पढ़ो फटाफट एग्जाम्पल, चलो। ये पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कि बाकी था ये? आई थिंक बाकी था। इस चीज का एक्सेप्शन, मतलब इसका सेक्शन 26 का एक्सेप्शन, वो ओके, मतलब आज का लेक्चर तो इसी में चला गया, रिवीजन में, करप्शन में चला गया ऐसे। हाँ, तो करता एक ही इंसान है, भरते बहुत सारे लोग हैं, कलेक्टिव लॉस ऑफ टाइम। हाँ, नो आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनी वे। हाँ, मैं चीजों को पर्सनली बहुत लेता हूँ ऐसे, वो बोलता है ऐसा नहीं लेना चाहिए, बट आई कैन नॉट टॉलरेट इंसल्ट। मैंने बहुत अच्छे से सीखा है एक चीज, कोई पहली गलती करे ना तो माफ करो, और उसको जिंदगी भर याद करो। हम्म? मैं ना पीजी में रहा हुआ हूँ, तो मुझे अलग अलग वैरायटी टाइप के लोग मिले हैं बहुत सारे। हाँ, तो ऑब्वियस है ना कि मेरा अपब्रिंगिंग भी ऐसा हुआ होगा। आई विल शेयर अ स्टोरी वंस द क्लास, ऑनलाइन नहीं बोल सकते ऐसा, मतलब वर्चुअली नहीं जाए ना, अपने ही क्लास का नाम बिगड़ेगा ऐसा, पर बताऊंगा सही है सर। चलो, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, तो एक चीज सिंपल है ना, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको एक लाइन में याद रखने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली ओनरशिप वही ट्रांसफर कर सकता है जो ओनर है। यू कैन नॉट गिव व्हाट यू डू नॉट हैव, मतलब जो हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में बोले कि अगर मैं कचरे के डब्बे से अच्छी खुशबू की एक्सपेक्टेशन रखता हूं, तो वो मेरी गलती है कि मैंने वो एक्सपेक्टेशन रखी, है ना, बीइंग, है ना, मैंने मैं गलत फहमी में था कि आप प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं ऐसा। तो ये डोंट टेक इट पर्सनली। हाँ, हाँ। मतलब आप जिसको लेना चाहिए वो ले भले। हाँ, इन जनरल आपको ये नहीं करना है। सो यू कैन नॉट गिव व्हाट यू डू नॉट हैव। अ डस्टबिन does not have a good smell, it cannot provide a good smell. Okay, somebody who is not an owner cannot give ownership to the goods to somebody. अगर मैं किसी गुड्स का ओनर नहीं हूं तो मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। इज इट ओके? बट अगर इस रूल को स्ट्रिक्ट सेंस में अप्लाई किया जाए, इफ दिस रूल इज फॉलोड इन अ स्ट्रिक्ट सेंस, और वी कैन से इन अ रिजिड सेंस, तो जो जेन्युइन बायर्स होंगे they may be at a loss. Okay, if this rule is applied strictly, then the genuine buyers will be at a loss. Okay, तो इसके लिए इसी एक्ट में एक्सेप्शन प्रोवाइड किए गए।
एक्सेप्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड, कि कभी कभी नॉन ओनर भी टाइटल प्रोवाइड कर सकता है। अभी ऊपर सेक्शन 26 में क्या पढ़ा था? रिस्क फॉलोज ओनरशिप, मतलब साथ साथ, है ना। पर कभी कभी क्या होता है, पहले या बाद में भी जा सकता है ना। रिस्क में पास सम टाइम बिफोर द ओनरशिप और आफ्टर द ओनरशिप, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया उसका। वैसे ही यहाँ पे मेन सेंटेंस क्या है? ओनली एन ओनर कैन ट्रांसफर द गुड्स एंड गिव अ बेटर टाइटल। अगर मैं ओनर हूं तो मैं बेटर टाइटल दे सकता हूँ, ओनर नहीं हूं और मैंने गुड्स बेचा है तो आई कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल। ये नॉर्मल रूल है, सेक्शन 27 में लिखा हुआ। बट फिर क्या कहा कि अगर इस रूल को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया जाए, इन अ रिजिड सेंस अप्लाई किया जाए, तो हु विल बी एट अ लॉस? द जेन्युइन बायर विल बी एट अ लॉस। तो इसीलिए उन जेन्युइन बायर्स को बोनाफाइड परचेजर क्या कहा जाता है? उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक्सेप्शन दिए गए। एक्सेप्शन में क्या होगा? नॉन ओनर कैन ऑल्सो गिव अ बेटर टाइटल। एम आई क्लियर? फिर से नॉर्मल रूल क्या है? ओनली द ओनर कैन ट्रांसफर द टाइटल। एक्सेप्शन क्या पढ़ेंगे? नॉन ओनर कैन ऑल्सो ट्रांसफर अ बेटर। एम आई क्लियर? ओके, चलो। तो ये यहाँ पे वो लिखा हुआ था, हु कैन ट्रांसफर। अगर आप सेलर ओनर नहीं है तो टाइटल नहीं दे सकते हो। यू कैन नॉट गिव व्हाट यू डू नॉट हैव, तो उसका लेटिन मैक्सिम यहाँ पे लिखा हुआ है, नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट, यू कैन नॉट गिव व्हाट यू डू नॉट हैव। ओके, ठीक है ना। जनरल रूल क्या है? द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। मतलब किसी चोर ने चोरी किया हुआ गुड्स वो किए, तो चोर का जो टाइटल होगा वही टाइटल परचेजर का होगा। तो चोर का टाइटल डिफेक्टिव है तो परचेजर का टाइटल भी कैसा होगा? उससे बेटर नहीं मिलेगा। इफ somebody इज अ thief एंड ही सेल्स द प्रॉपर्टी, गुड्स बेचता है वो, तो क्या होगा? खरीदने वाले के पास उसी लेवल का ओनरशिप होगा जिस लेवल का ओनरशिप किसका था? थीफ का। थीफ का ओनरशिप कैसा था? डिफेक्टिव। तो खरीदने वाले का भी कैसा होगा? डिफेक्टिव। तो बेटर किसका होगा? जिसका ओरिजिनल था। तो जिसका बेटर होगा उसी को गुड्स मिलेगा। समझ आया? चलो फिर एग्जाम्पल देखो। इफ A sells some stolen goods to B, who buys them in good faith, then B will get no title. A ने किसको गुड्स बेचा? B को। पर A ने ये गुड्स कैसे लाए थे? ये दीज गुड्स आर स्टोलन। इस केस में क्या होगा? B को टाइटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नॉर्मली नॉट। ओके, एंड द ट्रू ओनर हैज अ राइट टू गेट बैक द गुड्स फ्रॉम B। चलो देन, अगर हमने कोई व्हीकल परचेस किया है, हायर परचेस लोन पे, है ना, तो कैन वी ट्रांसफर अ बेटर टाइटल? नो, क्योंकि हम उसके ओनर है ही नहीं। कब तक ओनर नहीं बनेंगे? जब तक कि हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना करें। ओके, फिर क्या लिखा है? लास्ट लाइन पढ़ो। इफ दिस रूल इज अडॉप्टेड, कैसे अडॉप्ट किया हुआ है? पढ़ो। रिजिड वे में अगर इस रूल को फॉलो किया गया तो किसको लॉस है? इनोसेंट बायर्स। इसीलिए क्या किया गया है? ओके, एक्सेप्शन का मतलब नॉन ओनर कैन ऑल्सो ट्रांसफर अ बेटर टाइटल। किसको? टू बोनाफाइड परचेज ऑफ गुड्स एंड फॉर वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन। आई होप स्पीड में नहीं जा रहे हैं हम लोग, है ना, इतना समझ सकते हैं। चलो, सबसे पहला है सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। ओके, तो एजेंट के पास तीन राइट होते हैं: बाय, सेल, प्लेज। अब मान लो कि मैंने किसी को अपना एजेंट बनाया और बोला कि तुम एजेंट हो पर तुम मेरे पूछे बिना बाय सेल नहीं कर सकते हो। तो फिर एजेंट बनाने का क्या मतलब है?
एजेंट किस चीज के लिए होता है? दैट एजेंट कैन डू समथिंग ऑन योर बिहाफ। आप उसको अलाउ ही नहीं कर रहे हो तो एजेंट बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो लॉ में, लॉ ऑफ एजेंसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये स्पेसिफाइड है कि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या कर सकता है? बाय सेल प्लेज, ये तो कर ही सकता है। उससे ज्यादा राइट आप देना चाहो तो दे सकते हो, पर ये तो क्या है, मिनिमल राइट्स है, बाय सेल। और अब मान लो कि कोई एक बायर है, वो किसी से गुड्स खरीदता है। जो गुड्स बेचने वाला है वो ओनर नहीं है, एजेंट है। जो गुड्स बेचने वाला है वो क्या है? एजेंट है ना? तो एजेंट के पास बेचने का अधिकार होता है। बोला ना, वो सेल इंग्लिश में बोला था, बेचना हिंदी में बोला था। सोच रहे लोग, मना बोल रहे हैं, सेल का होता है, बेचने का नहीं होता है, कैसा ही समझ आ गए? कुछ लोगों ने मना बोला था, इसके लिए बोल रहा हूं मैं। हाँ, यस और नो, कैन द एजेंट सेल, है ना? तो अगर बायर ने एजेंट के पास से गुड्स खरीदा है तो उसको बेटर टाइटल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। नॉन ओनर हुआ ना, एजेंट क्या है, ओनर है कि नहीं है? एजेंट नहीं है ना वो। तो कैन अ नॉन ओनर टाइट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल? ये एक्सेप्शनल केसेस में यस। ओके, नहीं तो फिर बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे ही नहीं, है ना? हमें अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज या स्टेट में अपना बिजनेस डेवलप करना हो तो वी हैव टू अपॉइंट एजेंट्स, है ना? तो एजेंट के पास कौन सा राइट होता है? बाय सेल प्लेज। ओके, चलो, अ सेल मेड बाय अ मर्केंटाइल एजेंट ऑफ द गुड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल माने ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। दो तरह के डॉक्यूमेंट होता है, ऑफ टाइटल एंड शोइंग टाइटल। शोइंग टाइटल में खाली ओनरशिप शो होता है, उससे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ऑफ टाइटल से आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, ध्यान रखना। ऑफ टाइटल से क्या कर सकते हैं? ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, डॉक्यूमेंट किसी को दे दिया, ओनरशिप शोइंग टाइटल वाला डॉक्यूमेंट हो, कैसा हो? अगर मैं वो किसी को दे दूं तो भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो। ऑफ टाइटल से ओनरशिप ट्रांसफर होता है, शोइंग से नहीं। वो सिर्फ शो करता है। ओके, द sorry, title to the goods would pass a good title to the buyer in the following situations. Number one, agent was in possession of goods और डॉक्यूमेंट्स, या तो उसके पास गुड्स थे या गुड्स के डॉक्यूमेंट्स थे, विद द कंसेंट ऑफ ओनर। सेल वॉज मेड बाय हिम एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज एन एजेंट। तो उसका नॉर्मल काम है, वही कर रहा है वो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायर हैज एक्टेड इन गुड फेथ। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब बायर को ये नहीं पता था कि सेलर के पास बेचने का अधिकार नहीं है। मतलब नहीं पता था कि अधिकार नहीं है, मतलब वो मान रहा था कि अधिकार है। क्या करने का? से हाँ, बेचने का। क्या करने का? हाँ। मर्केंटाइल एजेंट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंटाइल एजेंट? एन एजेंट हैविंग इन दी कस्टमरी, कस्टमरी का मतलब होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्या करने का अधिकार? टू सेल, या तो टू कंसाइन फॉर द पर्पस ऑफ सेल। एजेंट क्या करेगा? कंसाइनमेंट पे किसी को भेजेगा कि तुम लोग बेचना आगे। और टू बाय, और टू रेज मनी। रेज मनी का मतलब क्या होता है? प्लेज। कौन सा राइट हुआ? बाय सेल प्लेज। ये ऑर्डिनरी है, क्या है? मान लो कि आप उसको बाय और सेल का राइट देना चाहते हो, प्लेज का नहीं देना चाहते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखो कि आपके पास, मतलब मैंने आपको एज एन एजेंट अपॉइंट किया है, पर आप इसके ऊपर लोन नहीं ले सकते हो, है ना? नहीं लिखा होगा तो कर सकता है ना? बाय सेल प्लेज। चलो, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, है ना? कुछ लोगों ने मिल के
कुछ गुड्स खरीदा हो, पर माने को ओनर्स हैं। कैसे ओनर्स हैं वो लोग? जॉइंट ओनर्स, को ओनर्स हैं। और उनमें से किसी एक ने बेच दिया गुड्स, तो चलेगा? यस। है ना? जब बेचा एट दैट टाइम सबका वहां पे होना जरूरी नहीं है। वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स अवेलेबल है तो भी चलेगा। इज इट ओके? दे आर ऑल्सो नोन एज को ओनर्स। है ना? मे बी मैंने ये एग्जांपल दिया था कि नहीं पता नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने वो जिंजर परचेस किया था, ऐसा एग्जांपल दिया था, और 7-8 लोग थे, और उनमें से किसी एक ने वो बेच दिया। तो अब जिसने खरीदा है वो बोनाफाइड परचेसर है, तो उसने कंसिडरेशन दिया है। अब उसको ये इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये गुड्स का ओनरशिप जॉइंट था कि इंडिविजुअल था, वी डोंट नो। है ना? है ना? उसने खरीदा है, पैसा दिया है, बोनाफाइड है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। अब मान लो कि 8 जॉइंट ओनर्स थे, बराबर है, और ऐसा कंडीशन लॉ में रखा जाए कि 8 के 8 वहां प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल है ना? सबके टाइमिंग मैच हो, थिंकिंग मैच हो। घर में भी ऐसा होता है ना, 4-5 लोग रहते हैं, और कभी ऐसा डिसाइड हुआ कि बाहर खाना खाने चलते हैं, मारे तो पंजाबी खाऊं छे, मारे तो पिज्जा खाऊं छे, मारे चाइनीज खाऊं छे, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? ऐसी स्ट्रीट पे जाना पड़ेगा जहाँ भी ये सब अवेलेबल हो, या ऐसे रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा जो मल्टी कुजीन हो। एक घर के जो एक ब्लड है, उनका भी ओपिनियन कैसा होता है? अलग अलग होता है ऑन अ डिफरेंट मैटर्स। तो ये तो सब अलग अलग लोग हैं, दोस्त हैं। है ना? और कोई एक आध दो तो ऐसे होंगे ही जो आसानी से मानेंगे नहीं। है ना? फूफा जी होते हैं वो लोग। है ना? चलो, एग्जाम्पल पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो फटाफट। पॉइंट नंबर 3 तक डिस्कस करते हैं आज। ये वीसीआर पहले हुआ करते थे, है ना? अभी नहीं है। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर सब बहुत बड़ा था, वीडियो कैसेट होता था, मे बी आप लोगों ने देखा हो कि नहीं। आप लोगों के टाइम से मोस्टली सीडी और डीवीडी आ गया था। कैसेट्स कौन से छोटे से कैसेट्स आते थे, वो नहीं, बड़े होते थे, दिस साइज, नॉट दिस साइज। हाँ, गेम्स में भी हो सकता है, पर वो भी छोटा छोटा था। हाँ, इंसर्ट करना पड़ता। हाँ, वो वीसीआर पहले हुआ करते थे। हाँ, फिर डीवीडी सीडी आया, उसके बाद डीवीडी आया, और अभी पेन ड्राइव है, उसके बाद हार्ड ड्राइव आया, अभी गूगल ड्राइव, क्लाउड। चलो, बढ़े आगे। सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर voidable contract. What is a voidable contract? Whose consent is not free. हाँ, क्या याद रखेंगे? अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोला कॉन्ट्रैक्ट है पर एक्चुअली वो अग्रीमेंट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कंसेंट का फ्री होना जरूरी है, सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। है ना? तो वो पढ़ा था ना, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ओके, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्टिव। तो यू गॉट द गुड्स अंडर अ वॉइडेबल अग्रीमेंट। आपके पास कोई भी गुड्स आए हैं, पर वो गुड्स जिस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आए हैं, वो अग्रीमेंट कैसा है? वॉइडेबल है ना? किसी ने किसी के पास से गुड्स लिया है बाय कोवर्शन। है ना? कोवर्शन का मतलब होता है फिजिकल थ्रेट। है ना? मारना या मारने की धमकी देना,
मरना या मरने की धमकी देना, है ना, टू डू और टू अटेम्प्ट टू, है ना, ये सब क्या आता है, फिजिकल थ्रेट की कैपेसिटी में आता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, when parties are in a near relation to each other and one party is in a position to dominate the will of other, ऐसा याद रहना चाहिए एक सांस में। हाँ, कब होता है ऐसा, टीचर स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, है ना, मैं नहीं मानता हूं पर ठीक है, लॉ में लिखा है। पेशेंट ऑफ हाँ, डॉक्टर पेशेंट ऐसा बोलते, पेशेंट डॉक्टर नहीं, अरे मतलब वो इम्पोर्टेंट है इसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, कहाँ इसको नहीं मानते हैं, कहाँ ये रिलेशन, नहीं नहीं, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हस्बैंड वाइफ, तो लव एंड अफेक्शन उधर ही होता है, वो कंसिडरेशन के एक्सेप्शन है। हाँ, हस्बैंड वाइफ में ये डोमिनेंस वाला नहीं माना जाता है ना, मास्टर सर्वेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बोलते हैं उसको। हाँ हाँ ठीक है, तो बेसिकली मैं उसका रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, है ना, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, तो अगर आपके पास कोई भी गुड्स आया है बाय यूजिंग वन ऑफ दिस, कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, तो वो अग्रीमेंट कैसा होगा, वॉइडेबल, किसके ऑप्शन पे, जिसका कंसेंट फ्री नहीं था, बायर सेलर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिसका कंसेंट फ्री, तो वो क्या कर सकता है, मैं बोलूंगा वॉइडेबल के आगे अवॉइडेबल ए लगा के पढ़ेंगे उसको, तो ये समझ में आएगा कि जिसको अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं, हो जाएगा ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, अवॉइडेबल है ना, जिसको अवॉइड करना हो तो कर सकते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि जिसका भी कंसेंट फ्री नहीं था वो अवॉइड करे, उससे पहले आपने बेच दिया, मतलब वाई ने एक्स के पास से धमकी देके कोई गुड्स ले लिया, तो किसका कंसेंट फ्री नहीं था, एक्स का, एक्स क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल, पर वो कैंसल करे उससे पहले वाई ने क्या कर दिया, गुड्स किसी को बेच दिया, तो जिसने खरीदा दैट पर्सन विल अक्वायर अ गुड टाइटल, अगर वो बोनाफाइड परचेजर है, और जब उसने गुड्स खरीदा तब उसको ये नॉलेज नहीं था कि वाई के पास बेचने का अथॉरिटी नहीं, वो तो ये मान के ही चल रहा है कि वाई इज द ओनर ऑफ द गुड्स। समझ आया, कब ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल होने से पहले, इज इट ओके, चलो, विल कट शॉर्ट आवर डिस्कशन टू दिस टॉपिक, है ना, कल इसके आगे बढ़ेंगे, मे बी 2 more lectures and we will be done if you cooperate, है ना, करप्शन ना करो तो।